हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल एचईबी एकेडमी। स्टूडेंट, जितने बच्चे क्लास 10th में और 1 मार्च को गणित का पेपर देने वाले उनके लिए वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। ऐसा वायरल पेपर जो कि 1 मार्च को 100% आपके एग्जाम में पूछाएगा। कोड मेरे प्यार जो 822 ये कोड है और इस कोड का पेपर मेरे प्यार जो 110% गारंटी के बनने वाला है। देख पा रहे हो 2025 का वायरल पेपर मैं बता रहा हूं आप लोगों के लिए, पूरा का पूरा सोल्यूशन, एक भी प्रश्न छोड़ा नहीं, सारे के सारे प्रश्नों को अच्छे से डिटेल में समझाया हूं। एडमिट कार्ड लेकर जाना है, अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा मेरे प्यारों बच्चों। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम दिया जाएगा 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा इस पेपर को हल करने के लिए। देखिए नीचे यहाँ पे नोट दिया गया, नोट में बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। कहने का मतलब कि 15 मिनट इस क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ोगे और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करोगे। वहीं अगर नीचे पढ़ोगे तो निर्देश दिया गया है। निर्देश में बोला है पहला निर्देश कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, मतलब इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सारे प्रश्न करना जो है अनिवार्य है। दूसरा है कि इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, मतलब यह पेपर जो है 2 खंडों में बना हुआ है, जिसमें से आता है पहला खंड अ। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है जिनके उत्तर ओएमआर शीट पे देने हैं। तो खंड अ में 20 नंबर के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनका उत्तर कहां पे देना होगा, आपको ओएमआर शीट पे देना होगा। इसके बाद चौथा आता है कि ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। कहने का मतलब एक बार जो आपने ओएमआर शीट पे ऑप्शन रंग दोगे, उसको रंग दोगे ना, तो दोबारा उसे काटना है ना, तो इरेजर या व्हाइटनर आदि की सहायता से उसे मिटाना है। इसके बाद है अगला, कह रहा है कि खंड ब में 50 अंक के संक्षिप्त उत्तर प्रकार या वर्णनात्मक प्रश्न है। खंड अ में तो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, खंड ब में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है, जिसमें आपके अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय 2, 4 और 6 नंबर वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है कि खंड ब में कुल कितने प्रश्न है, 5 प्रश्न दिए जाएंगे। फिर है कि प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, मतलब शुरू में आपको बता दिया गया होगा कि उसके कितने खंड करने हैं। इसके बाद प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब हर प्रश्न के आगे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है कि 2 नंबर का है कि 4 नंबर का है कि 6 नंबर का है, जितना भी नंबर का होगा हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद है कि प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक जाइए और उस प्रश्न पर समय नष्ट मत कीजिए जो आप हल नहीं कर सकते हो। कहने का मतलब है कि शुरू से लेकर लास्ट तक हल करना है, जो प्रश्न नहीं आ रहा उसको आप छोड़ दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, अगर वीडियो आप पूरा देखते हो तो कभी आप ट्यूशन को छोड़ के नहीं आ पाओगे, सारे ट्यूशन करके आओगे। तो मेरे प्यार, इधर निर्देश था, निर्देश कम समय में पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया। पेपर इधर से स्टार्ट है, मैं आप लोगों को पेपर पूरा दिखाता हूँ और एक एक प्रश्न को सॉल्व करता हूँ। देखिए पेपर यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड अ। देखिए खंड अ में तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। देखिए लिखा है यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड में आप लोगों को बता रहा हूँ, गारंटी इससे बाहर आप लोगों के एग्जाम में नहीं आएंगे। देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, इसमें से बताना है आप लोगों को। तो देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक p के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों यह है, मैं एक पेज लेता हूं, बहुत डिटेल में समझा दूंगा आपको। कह रहा है कि धनात्मक पूर्णांक p के लिए तो p का मान धनात्मक होना चाहिए। कोई भी धनात्मक पूर्णांक आप ले लो p का मान, या आप 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, डॉट 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 इनफाइनाइट तक कितना भी संख्या p का ले लो। तो कह रहा है कि p का मान हम कुछ भी लेते हैं, इसमें कौन सा रूप ऐसा होगा कि p का मान अगर हम कुछ भी रखें तो हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक देखने को मिलेगा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अभी मैं प्रूफ करके दिखाता हूं आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी 2p+1 वो किस रूप का होगा, तो 2p+1 रूप का होगा। इसमें आप p का वैल्यू आप कुछ भी रख दीजिए, धनात्मक पूर्णांक कुछ भी रख दीजिए, वो आपको हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक देखने को ही मिलेगा। देख लीजिए, प्रूफ करके दिखा देता हूं। p बराबर अगर आप 0 रखते हो तो हो जाएगा 2 × 0 + 1, तो 0 या तो 0 हो जाएगा, 2 को गुणा 0 में करोगे तो 0 + 1, तो बराबर कितना आ गया 1। तो 1 आपका क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक। अगर p का वैल्यू आप 1 रखते हो तो p का वैल्यू 1 रखोगे तो 2 गुणे p का वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे 1 +1, तो 2 × 2 और 2 1 कितना हो गया 3। 3 जो है ये भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसी तरह अगर p का वैल्यू अगर आप 2 रखते हो तो 2 दूनी के 4, 1 5 आ जाएगा, 5 भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। p का वैल्यू अगर आप 3 रखते हो तो 3 दूनी के 6, 6 1 7, 7 भी आपका धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, p का वैल्यू आप कुछ भी लोगे इस वाले में रखोगे तो हमेशा आपको धनात्मक विषम पूर्णांक ही देखने को मिलेगा, इसलिए 2p+1 के रूप का होगा।
पूरा डिटेल में समझा दिया हूं, कभी नहीं भूल पाओगे, कभी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे, इतना बता देता हूं। जब पेपर में प्रश्न आएंगे तुरंत करके चले आओगे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि यदि द्विघात बहुपद, ये आपका द्विघात बहुपद दे रखा है, कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों में से एक शून्यक -3 है तो के का मान है। मेरे प्यार बच्चों द्विघात बहुपद दे दिया है, जिसमें से आपको एक शून्यक तो ऑलरेडी मालूम है और के का मान पूछा है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए कि कोई द्विघात बहुपद देने के बाद एक शून्यक दे दे और किसी का वैल्यू पूछे, तो देखिए शून्यक जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, शून्यक जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ तो x बराबर आपको दे ही रखा है, x बराबर -3। तो एक चीज तो आपको मालूम चल गया कि x बराबर -3 होगा। अब इस द्विघात बहुपद में जहां पे भी x दिखेगा वहां पे -3 रख दोगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग द्विघात बहुपद नोट करते हैं क्या है। तो द्विघात बहुपद है k-1, इसके बाद है आपका x², फिर प्लस kx, फिर +1, यही है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है मेरे प्यारे बच्चों, एक बात और ध्यान में आप लोग रखना कि जब शून्य को पूछे तो ये जो द्विघात बहुपद है उसको शून्य के आपको क्या कर देना है, बराबर कर देना है। तो शून्य के बराबर मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, जहां पे भी x आएगा वहां पे -3 रख देंगे। तो अब k है तो k का रहने दो, -1 है तो 1, कोष्टक बंद हो गया। अब x², अब x का वैल्यू क्या है, -3, तो यहाँ लिखेंगे -3 और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर, फिर बीच में आप प्लस लगा दो। फिर के आ गया तो के लिखो गुणे एक्स, फिर आ गया एक्स का वैल्यू आप फिर रखोगे आप -3 और प्लस में 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। समझ में आ गया, यहां तक किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। अब मेरे प्यार बच्चों ये हो जाएगा आपका k-1, कोष्टक बंद, -3 का स्क्वायर आप जब करोगे तो यह आ जाएगा आप लोगों का 9, फिर आप प्लस, ठीक है। आप देखिए प्लस को गुणा इस माइनस में कर दो, प्लस गुणा जब इस माइनस में करोगे तो माइनस हो जाएगा, और 3 को गुणा के में करोगे तो हो जाएगा आपका 3 के। होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। और प्लस यहाँ पे हो गया 1 बराबर में हो गया यहाँ पे 0। एक एक वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस 9 का मल्टीप्लाई दोनों में कर दो, तो 9 को गुणा के में करोगे तो हो जाएगा आपका 9 के, फिर माइनस 9 को गुणा 1 में करोगे तो हो जाएगा 9, फिर माइनस यह आपका 3 के और प्लस में 1 बराबर 0। यहां तक चीजें क्लियर हैं। अब मेरे प्यार बच्चों 9 के -3 के, तो 9 के में से 3 के घटा दोगे तो आप कहोगे 6 के बचेगा, बिल्कुल। ये आपका है -9 और +1, तो -9 +1, तो 9 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा आपका 8, लेकिन चिन्ह बड़े वाला का लगेगा मतलब माइनस का लगेगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे आपका 0। इसके बाद अगर हम यहाँ के का वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 6 के, रहने दो, बराबर -8 तो उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा। अब के का वैल्यू निकाल लो, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8, और ये 6 गुणा में उधर जाएगा तो 6 किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। होगा कि नहीं, बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। अब कटा दो, 2 से कटाओगे तो 2 चौको 8 और 2 तिहाई 6। तो यहाँ आप देखने को मिलेगा आप लोगों को कि के बराबर क्या आ गया, 4/3 आ गया। कितना आ गया, 4/3 आ गया। और यही राइट आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है कि के बराबर 4/3। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन, 4/3 हम लोगों का आंसर आया है। जैसा कि आप देख रहे हो कि पहला वाला ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4/3। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतना बेहतरीन तैयारी आप लोगों को किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा प्रश्न देख लीजिए क्या है। तीसरा प्रश्न है कि के किस मान के लिए समीकरण युग्म, अब दो समीकरण, समीकरण युग्म मतलब दो समीकरण देगा, एक तो समीकरण यह है और एक समीकरण आपको यह है। कह रहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। मेरे प्यारे बच्चों दो समीकरण युग्म दे दिया है और कह रहा है कि के किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो बिल्कुल ये भी प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों बहुत सिंपल है, कैसे लगाएंगे चलिए देखें, मैं इसको भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। जब भी मेरे प्यारे बच्चों अपरिमित रूप से अनेक हल दे दे तो उसके लिए आपको मेरे प्यारे बच्चों इसका रूप मालूम होना चाहिए कि अपरिमित रूप से अनेक हल होने का क्या प्रतिबंध है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि जब भी आपको अपरिमित रूप से अनेक हल पूछे, अपरिमित रूप से
अपरिमित रूप से अगर आपको अनेक हल पूछता है तो इसका प्रतिबंध होता है मेरे प्यारे बच्चों। अगर याद रहेगा तभी इस क्वेश्चन को आप हल कर पाओगे। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होने का प्रतिबंध यह होता है कि A1 बाटा A2 जो होता है वह बराबर होता है B1 बाटा B2 के, और ये भी बराबर होता है C1 बटा C2 के, मतलब तीनों जो होता है वो बराबर होता है। अब हमें करना क्या है कि यहाँ पे दो समीकरण युग्म दिया है, एक तो यह पहला वाला दे रखा है और एक इधर आपका दूसरा वाला दे रखा है। इन दोनों को हमें नोट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो पहला वाला नोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए क्या है, 2x प्लस 3y बराबर 5, और दूसरा वाला मेरे प्यारे बच्चों 4x प्लस के वाई बराबर 10। एक काम कीजिएगा कि जब भी आपको दो समीकरण दे दे तो इस 5 को इधर लाइए, क्योंकि इधर आपको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y, और ये प्लस 5 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -5, और बराबर इधर हो जाएगा आपका 0। इसी तरह इस 10 को इधर ला दोगे तो हो जाएगा 4x प्लस के वाई, और प्लस 10 इधर आएगा तो -10, बराबर में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0। यहाँ तक चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको। अब आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों, यह पहला रेखा का समीकरण हो गया, दूसरा रेखा का समीकरण हो गया। तो यहां से आपका वैल्यू निकल जाएगा आपका A1, ठीक है, और A1 B1 और C1। यहां से A1 B1 C1 निकाल लो। ये दूसरा समीकरण है तो यहां से आपके A2 और B2 और C2 निकाल लो। अब कैसे निकाला जाता है अभी मैं बताता हूं। देखिए A1 जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, A1 मतलब होता है x का गुणांक। तो x का गुणांक यहाँ पे 2 दिख रहा है तो आपका A1 का वैल्यू हो गया। इसी तरह B1 जो होता है y का गुणांक होता है, y का गुणांक यहाँ पे +3 दिख रहा है तो ये आपका B1 का हो गया। C1 जो होता है अचर पद होता है, अचर पद मतलब -5, ये हो जाएगा आपका अचर पद। इसी तरह इधर से निकाल लीजिए, A2 मतलब वही x का गुणांक, तो x का गुणांक 4 है तो 4। B2 मतलब y का गुणांक, y का गुणांक यहाँ पे k है तो आप k मानोगे। C2 मतलब अचर पद -10 तो -10 आप 10 लिख दोगे। अब यहां तक सारा वैल्यू निकल गया, A1 B1 C1 A2 B2 C2। अब इसी का वैल्यू आप ये जो प्रतिबंध आपको दिख रहा है इसी में आपको रखना होगा। तो देखिए क्या है, A1 बटा A2, तो A1 का वैल्यू 2 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 2, अब बटे A2 का वैल्यू 4 है तो इसके नीचे लिखोगे आप 4। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। बराबर क्या है, B1 बटा B2, B1 क्या है आपका 3, और B2 कितना है आपका K, बराबर C1 बटा C2, C1 बटा C2, C1 का वैल्यू क्या है -5, और C2 का वैल्यू है यहाँ पे -10। अब मेरे प्यारे बच्चों K का मान पूछा था, तो K का मान बस हम लोग इतना में ही हल कर देंगे तो K का मान निकल जाएगा। इतना हल कर दोगे तभी हो जाएगा, या इन दोनों को लेके हल करोगे तभी भी K का मान आ जाएगा। तो हम आगे के ही दोनों को हल कर देते हैं। तो देखो 2 को गुणा K में करोगे, तिर्यक गुणा, तो 2 को गुणा K में करोगे तो हो जाएगा 2K, बराबर 4 को गुणा इस 3 में करोगे तो 4 तिहाई के 12, ठीक है। इसी तरह यहां से K का वैल्यू निकालना चाहो तो K बराबर क्या हो जाएगा 12, और प्लस यहाँ पे 2 गुणा में है, इधर आएगा तो 2 जो है भाग में हो जाएगा। अब 2 से कटा दो तो K बराबर क्या हो जाएगा 2 6 के 12, तो K का मान कितना गया मेरे प्यारे बच्चों 6 आ गया। आइए ये हमसे पूछा था, देखिए ऑप्शन में 6 दिया हुआ है, बिल्कुल देना ही चाहिए उसको। चेक करते हैं तो देखिए 6 का मतलब डी वाला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है। प्रश्न नंबर 4 मेरे प्यारे बच्चों यह कह रहा है कि यदि 1/x² माइनस के 2 बराबर 1/7 तो k का मान है, ठीक है। अब k का मान पूछा है, यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंगे क्या, सबसे पहले उसको उतारेंगे। दिया है आपका 1/x² माइनस के 2 दे रखा है, बराबर 1/7 दे रखा है, और यक्स का मान पूछ रहा है। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आ जाए आप उसको करने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, आप उसका तिर्यक गुणा कर लीजिए। तिर्यक गुणा का मतलब कि 7 को गुणा 1 में कर लो, x² माइनस 2 को गुणा इस वाले में 1 में कर लो। तो देखिए x² माइनस 2 को गुणा जब इस 1 में करोगे तो इतना ही आएगा आपका, x माइनस 2 ही आएगा, बराबर 7 को गुणा 1 में करोगे तो ये तो 7 ही आने वाला है, ठीक है। अब क्या करोगे यहां से कि x² बराबर क्या हो जाएगा 7, और माइनस के 2 उधर भेज दोगे तो हो जाएगा आपका +2। तो यहां से देखोगे
तो यक्स स्क्वायर बराबर 7 और दोनों जो जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9। 7 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब यक्स स्क्वायर बराबर 9 हो गया। अगर हम सिर्फ यक्स का वैल्यू निकालना चाहूं तो ये आपका वर्ग होता है, वर्ग जब इधर जाता है तो वर्गमूल हो जाता है। ठीक है, तो यह 9 क्या क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो यक्स बराबर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 9 को हम क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, 3 × 3 लिख सकते हैं, 3×3 = 9। तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, इन दो पेयर बन गया, इन दोनों में से एक बाहर आ जाएगा, तो 3 आ गया बाहर। इतना याद रखें कि जब वर्गमूल आप निकाल रहे हो तो वर्गमूल हमेशा प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। तो यक्स बराबर क्या हो गया +-3। ठीक है, यही यक्स का मान है। देखिए दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो यक्स का मान दिया है बी वाला ऑप्शन, देखिए +-3। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, और प्रश्न नंबर 5वां। प्रश्न नंबर 5वां है कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। अब 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक संख्या कौन कौन सी हैं। तो 1 से लेकर 10 तक की धनात्मक संख्या की अगर हम बात करें तो आपको होगी, एक तो 2 है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। अब 10 तक बोला है तो इसलिए 10 को भी लेंगे। अब 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि 10 भी आपका क्या है सम संख्या ही होती है। तो 1 से लेकर 10 तक की इतना ही सम संख्या है। अब इन्हीं का हमें समांतर माध्य निकालना है। मेरे प्यारे बच्चों, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या कहता है, समांतर माध्य निकालने के लिए करना क्या पड़ता है कि जब भी आप समांतर माध्य निकालते हो, समांतर माध्य ये कहता है कि दी हुई संख्याओं का योग, जितनी भी संख्या है उसका योग करो। तो संख्या यहाँ पे है 2 + 4 + 6 + 8 + 10, दी हुई संख्या का योग। अब बटे में कुल संख्या, जितनी भी संख्या उसका भाग दे दो। टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, टोटल संख्या 5 है तो 5 का आपको भाग दे देना है बस। समांतर माध्य यही कहता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर हम समांतर माध्य की बात करें तो समांतर माध्य निकल के आएगा 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20 और 10 कितना होता है 30। तो हो गया 30/5 मेरे प्यारे बच्चों। काट दो 5 से काटोगे 6 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे समांतर माध्य कितना आ गया 6 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों को, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। 6 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 6 दिया है यहाँ पे। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान न हो कहलाती हैं। आपको भी मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर दो आकृतियां अगर आकार समान है, आकार समान है लेकिन अमाप समान नहीं है तो उसे हम लोग बोलते हैं समरूप आकृति। तो पहला क्या है सर्वांग सम आकृति, ये तो होगा नहीं। फिर समान आकृति, ठीक है, ये भी नहीं होगा। तीसरा है समरूप आकृति, जी बिल्कुल यही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दिमाग में एकदम बिल्कुल इस बात को एकदम फिट कर लेना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये तो सिर्फ परिभाषा था। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7वां। प्रश्न नंबर 7वां क्या है, कह रहा है कि बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये प्रश्न तो यहाँ से बनना फिक्स है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अब यहाँ पे दो बिंदु दे रखा है, इनके बीच की दूरी पूछा है। हम क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि एक बिंदु यहां मान लेते हैं और एक बिंदु यहां मान लेते हैं। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछ रखा है। मान लेते हैं इसका नाम ए और इसका नाम बी रख लेते हैं। और एक निर्देशांक दिया है 5,0, इसको ए को मान लेते हैं। ए का निर्देशांक मान लेते हैं 5,0 और बी का निर्देशांक हम मान लेते हैं इधर -12,0 मान लेता हूं। ठीक है, अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमसे पूछा है, मतलब ए बी की दूरी पूछा है कि आप ए बी की दूरी बता दीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मेरे प्यारे बच्चों। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 - y2 का होल स्क्वायर, यह सूत्र कहता है। मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप याद रखना कि जो 5,0 है इसमें आपका यह x1 है, आपका यह y1 होता है। इसी तरह दूसरे में आपका यह x2 होता है और यह आपका y2 होता है। इतना बात तो आपको मालूम ही होना चाहिए। अब यहां से अगर आप ए बी निकाल रहे हो
तो बिल्कुल इजिली से ए भी निकल जाएगा। देखिए बस वैल्यू पुटअप करना है। तो करनी में x1 का वैल्यू तो 5 दे रखा है, तो यहाँ 5 लिखोगे। ठीक है, बीच में आप माइनस लगाओगे। x2 का वैल्यू -12, तो यह माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। ठीक है, तो ये आ गया 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस y1 का वैल्यू तो 0 है, माइनस y2 का वैल्यू भी 0 है, तो 0 माइनस 0 को क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से जब हम ए बी निकालेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा करनी में। ठीक है, तो 12 और 5 कितना होता है, 17, तो ये हो गया 17 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ 0 में से 0 गया तो ये 0 का हो गया यहाँ पे होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा कि ए बी बराबर मेरे प्यारे बच्चों करनी में क्या होगा कि 17 का जब स्क्वायर आपने किया तो ये हो गया 289 और प्लस 0 का स्क्वायर किया तो हो गया आपका 0। तो यहां से जब आप ए बी निकालोगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 289 में 0 जोड़ोगे तो हो जाएगा आपका 289। ठीक है, तो यहाँ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल, तो 289 का वर्गमूल आपको भी मालूम मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, 17 होता है, तो हो जाएगा 17। तो ए बी की दूरी कितना आ गया, 17 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखेंगे तब तो मालूम चलेगा। देखिए डी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न की तरफ। और प्रश्न नंबर 8वां देख लीजिए। प्रश्न नंबर 8वां क्या है, देखिए प्रश्न नंबर 8वां है कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो सेक ए का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे 3 cot a बराबर 4 दे रखा है और सेक ए का वैल्यू हमसे पूछा है। तो ये भी प्रश्न बहुत ज्यादा सिंपल है, कैसे हल करेंगे अभी मैं बताता हूँ। पेज में ले लेता हूँ। देखिए सबसे पहले जो वैल्यू दिया है उसको आप नोट करें। दिया है आपको मेरे प्यारे बच्चों 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। किसका मान पूछ रखा है हमसे, हमसे वैल्यू पूछ रखा है कि सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप कीजिए क्या कि यहाँ cot a का तो मान पहले निकालिए। तो जब आप यहाँ से cot a का मान निकालोगे तो 4, ये 3 गुणा में है ना, तो 3 उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहां से मालूम चल गया कि cot a बराबर तो 4/3 दे रखा है। ठीक है, यहां तक क्लियर है, किसी बच्चे को डाउट नहीं। और यहाँ सेक ए का मान ज्ञात करना है। मेरे प्यारे बच्चों एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है कि सेक ए बराबर करनी में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, यह फार्मूला होता है। अगर सेक ए निकालना है तो करनी में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, तो 10 ए का वैल्यू अगर मालूम रहेगा तो काम बन जाएगा। तो इस कॉट को 10 में चेंज कर दो, सिंपल। तो कॉट को जब 10 में चेंज करोगे तो आपको मालूम है कि कॉट ए बराबर एक फार्मूला होता है। कॉट ए को हम 1/10 ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो कॉट ए को मैंने 1/10 ए लिख दिया और यह हो गया आपका 4/3। हमें वैल्यू 10 ए का चाहिए तो हम 10 ए को ऊपर कर देंगे। जैसे ही हम 10 ए को ऊपर करेंगे इसी तरह 3 जो है ऊपर चला जाएगा, 4 जो है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ से 10 ए का वैल्यू भी हमें क्या हुआ मालूम चल गया कि 10 ए बराबर 3/4 आ गया। अब इसी 10 ए का मान यहाँ पे रख दो तो काम बन जाएगा अपना। तो हो जाएगा सेक ए बराबर करनी में 1 प्लस 10 ए, तो 10 ए का वैल्यू क्या है 3/4, लेकिन इसका स्क्वायर करना है तो इसका हमें स्क्वायर भी करना पड़ेगा। तो चलिए हमने स्क्वायर कर दिया। तो ये हो जाएगा आप लोगों का कि सेक ए बराबर करनी में 1 प्लस, अब 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सेक ए निकालें तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 16 कम 16, 16 9 कितना होता है 25, तो हो गया 25 बटे कितना 16। ठीक है, तो यहां से अगर हम सेक ए निकालें तो 25 का वर्गमूल तो 5 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो सेक ए का मान यहाँ पे निकल के आ गया 5/4। देखिए ऑप्शन में दिया है 5/4। चलिए चेक करेंगे तब तो मालूम चलेगा। 5/4 आप भी देख पा रहे हो कि दूसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है, 5/4। क्लियर है, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए वीडियो को लाइक करते रहना जरूर से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 9। देखिए मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 9 क्या है। प्रश्न नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है कि एक मीनार की ऊंचाई जो है 20 मीटर है। मीनार की ऊंचाई तो 20 मीटर दे रखा है। बोला है कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 करोड़ी में 3 मीटर है।
सूर्य का उन्नयन कोण हमसे पूछ रखा है कि सूर्य का उन्नयन कोण बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से एक बात समझिए, मीनार की ऊंचाई दे रखा है, कोई भी मीनार है तो जमीन पे ही तो ही होगा। तो ये मान लेते हैं कि यह जमीन है, भूमि है, एक समतल भूमि जमीन। इसी जमीन पर एक मीनार खड़ी है। ये मीनार को मैंने यहाँ पे खड़ा कर दिया, ये आपका क्या है, मीनार है। ठीक है, मीनार का नाम मैं रख देता हूँ। इसका नाम ए रख लीजिए, इसका नाम बी रख दिया, इसका नाम सी। मान लीजिए बीसी मीनार है, और बीसी मीनार है, और मीनार की ऊंचाई दे रखा है 20 मीटर दे रखा है। तो ये तो आपको मालूम चल गया कि ये तो 20 मीटर है भाई। तो मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। फिर बोला कि जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 × 3 मीटर है। तो मेरे प्यार बच्चों एक बात बताओ कि अगर यह मीनार खड़ी है तो मीनार का जो छाया बनेगा इसी तरह बनेगा, ये मीनार है तो मीनार का छाया तो ये भी कहलाएगा, जो कि दे रखा है 20 × 3। तो ये हो गया 20 × 3। तो बीसी मीनार है और ए बी जो है उसकी छाया है, और दोनों की यहाँ पे लंबाई दे रखा है। हमसे पूछा है कि सूर्य का उन्नयन कोण। तो उन्नयन कोण क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब हम नीचे से कोई चीज ऊपर देखते हैं, मतलब इस वाले बिंदु से जब हम इस वाले बिंदु को देखेंगे, तो यह आप लोगों का जो कोण बनेगा इनके साथ थीटा, इसे बोलेंगे उन्नयन कोण। और यही उन्नयन कोण हमसे पूछा है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप ही बताओ कि यहाँ पे क्या है, कि ये तो 90 अंश होगा, क्योंकि लंब होता है 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण। ये तो फिक्स होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। और थीटा के सामने वाली भुजा आपके क्या कहलाती है, इधर लंब, जिसके सापेक्ष पूछा होता है। तो लंब, और ये हो गया आपका मेरे प्यारे बच्चों आधार हो गया। क्या हो गया, आधार। अब हमसे पूछा है कि इस थीटा का मान बताइए, उन्नयन कोण थीटा का मान। तो मेरे प्यारे बच्चों एक लंब दे रखा है, एक आधार। तो लंब बटे आधार किस में होता है, टेन थीटा में तो ये होता है, टेन थीटा में ही तो लंब बटे आधार होता है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पहले वैल्यू रख लेते हैं कि बीसी बराबर कितना दे रखा है, बीसी का और एक ए बी का। तो बीसी जो है मीनार की ऊंचाई है, जो कि दे रखा है 20 मीटर। तो यहाँ लिख देंगे 20 मीटर, कोई दिक्कत नहीं। ए बी जो है छाया की लंबाई है, ठीक है, जो कि दे रखा है 20 × 3 मीटर। तो 20 × 3 मीटर हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि त्रिभुज जो बन रहा है ए बी सी, त्रिभुज एबीसी में हम किसका वैल्यू रखेंगे, टेन थीटा का, क्योंकि लंब बटे आधार ही हमको मालूम है। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा। क्या लिखेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब आपका बीसी, आधार आपका ए बी है। तो टेन थीटा मेरे प्यार बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे टेन थीटा बराबर बीसी का मान कितना है, 20, और ए बी का मान कितना है, 20 × 3 है। तो यहां से देखिए आप ध्यान से, तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया एक। तो यहां से बच जाएगा आपका टेन थीटा बराबर 1/करणी में कितना बच गया, 3। 1/करणी में 3 बच गया। अब ध्यान से दीजिएगा, एक बात समझिएगा, ये टेन थीटा है ना। अब 1/करणी में 3, यहाँ पे भी टेन ही लाइए, क्योंकि 10 से 10 काटना है। तो टेन कितना अंश का मान 1/करणी में 3 होता है, तो आप कहोगे कि टेन 30 अंश का मान। टेन 30 अंश का मान 1/करणी में 3 होता है, तो 1/करणी में 3 को हम लोग लिख देंगे टेन 30 अंश। बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों, यहां से 10 से 10 क्या हो गया, कैंसिल। तो इधर सिर्फ आपका थीटा बचा, थीटा, और इधर बची आपका 30 अंश। इसी थीटा का मान पूछा था, तो सूर्य का उन्नयन कोण है थीटा, तो सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश आ गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए दिया है, बिल्कुल देना ही चाहिए, कहाँ जाएगा। बी वाला ऑप्शन देख पा रहे हो, राइट आंसर है। बी वाला इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30 अंश। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रश्न नंबर 10वां देखिए, प्रश्न नंबर 10वां क्या बोला है। तो प्रश्न नंबर 10वां कह रहा है कि द्विघात समीकरण, ये आपका द्विघात समीकरण दे रखा है 3x² -6x + 4 = 0 का विविधकर है। यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यही बनेंगे आपके एग्जाम में। तो विविधकर पूछ रखा है। अब विविधकर क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो विविधकर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, विविधकर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, यह होता है विविधकर का फार्मूला। ये आपको याद होना चाहिए किसी कीमत पे, जब भी विविधकर पूछे तो यह फार्मूला आपको याद होना चाहिए, d बराबर b² - 4ac। करना क्या होता है, तो एबीसी का मान चाहिए, ठीक है, और यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ ए बी सी, इन्हीं तीनों का वैल्यू चाहिए। तो मेरे प्यार बच्चों, ए क्या होता है, ए जो होता है x² का गुणांक होता है। तो x² का गुणांक 3 दिख रहा है,
तो ये तो ए का मान हो जाएगा। बी जो होता है वो एक्स का गुणांक होता है, एक्स गुणांक माइनस के 6, यह बी का मान हो गया। और सी जो होता है अचर पद, तो सी बराबर 4, तो सी बराबर हम 4 रख देंगे। तो एबीसी का मान मालूम चल गया। अब इन्हीं एबीसी का मान इसमें रख दो, तो रखेंगे तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू क्या है माइनस के 6, तो माइनस के 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हो जाएगा -6 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू ए का मान कितना है 3, फिर सी का मान कितना है यहाँ पे 4। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे तो डी बराबर -6 का स्क्वायर करोगे तो 36 आ जाएगा, वो भी प्लस का, तो -6 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 36, फिर माइनस 4×3 = 12 और 12×4 = 48, कितना हो गया 48 हो गया। अब डी बराबर क्या हो जाएगा 36 - 48 मतलब -12, कितना बच गया -12, और यही आपका डी का वैल्यू आ गया, मतलब विविधकर जो है वो 12 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है 12, तो आप कहोगे जी बिल्कुल दिख रहा है, सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12। क्लियर है, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न तो सिर्फ फार्मूला है मेरे प्यारे बच्चों। इग्रामा कह रहा है कि त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। कहने का मतलब है कि अगर त्रिज्या आर के एक वृत्त है, अगर हम एक वृत्त मान लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक अगर वृत्त मान लेते हैं, इसका सेंटर पॉइंट है और त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है, तो एक त्रिज्या यहाँ पे एक त्रिज्या यहाँ पे, त्रिज्या अगर 8 सेंटीमीटर है और थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, इन दोनों त्रिज्याओं से जो कोण बन रहा है वो थीटा अंश बन रहा है, तो संगत चाप की लंबाई पूछा है। मतलब अगर इसका नाम मैं ए रख देता हूँ, इसका नाम ओ रख देता हूँ, इसका नाम अगर मैं बी रख देता हूँ, तो संगत चाप की लंबाई मतलब ये वाला वैल्यू पूछा है ए बी का, कि संगत चाप की वाला जो लंबाई है, इस लंबाई को बताइए कि इस लंबाई को निकालने के लिए कौन सा फार्मूले का यूज करेंगे। तो फार्मूला यह होता है मेरे प्यारे बच्चों कि थीटा बटे 360 2πr। ठीक है, तो जब भी संगत चाप की लंबाई पूछे तो थीटा बटे 360 2πr इसलिए लिखा क्योंकि परिधि की बात है, तो परिधि निकालना तो 2πr लिखेंगे। तीसरा वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल डिटेल में, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 क्या है। प्रश्न नंबर 12 पूछा है यहाँ पे कि 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो व्यास दे रखा है 1/2 और किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रखा है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें सिर्फ आपको फार्मूले की जरूरत है। देखिए कैसे, देखिए ध्यान समझिए। तो 1/2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है, व्यास मतलब डी का वैल्यू, तो डी का वैल्यू आपको दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर व्यास दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या निकाल देते हैं आर। तो आर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो व्यास का आधा होता है। ठीक है, तो व्यास का आधा मतलब मेरे प्यारे बच्चों अगर हम व्यास का आधा कर देंगे तो आर निकल जाएगा। ठीक है, मतलब जो त्रिज्या होती है वो व्यास की दुगनी होती है, ऐसे भी आप कह सकते हो। तो डी का वैल्यू कितना है 1/2, और इसका जब हम लोग यहाँ पे आधा करेंगे तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस 2 को गुणा इसी 2 में हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/4। तो 1/4 सेंटीमीटर तो त्रिज्या आ गया, 1/4 सेंटीमीटर अर्धगोले की क्या आ गया त्रिज्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों। हमसे पूछा है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिखेंगे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बस फॉर्मूला आपका याद रहेगा तो तुरंत हल कर पाओगे। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों 3πr²। क्या होता है 3πr², तो हो जाएगा आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों 3π और गुणे r², आर हमारे पास 1/4 है, तो 1/4 का क्या कर देंगे यहाँ पे होल स्क्वायर कर देंगे। पाई का मान इसलिए नहीं रखा मैंने क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन पाई में ही है, इसलिए पाई का मान मैंने नहीं रखा। तो हो जाएगा 3π गुणे 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 3 का गुणा 1 में करोगे तो 3/16,
तो 3/16 रहने तो आप पाई को अलग कर दो, पाई। और पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 3/16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जैसा देख पा रहे हो। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, किसी बच्चे को डाउट नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कि 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। एक प्रश्न एक और आया था कि 1 से लेकर 10 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य है, लेकिन अब आ गया 1 से लेकर 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य कैसे निकालोगे। देखिए ये भी प्रश्न बहुत सिंपल है, मैं पेज ले लेता हूं। देखिए पेज मैंने ले लिया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 1 से लेकर 15 तक की देखेंगे कौन कौन सी सम संख्या है। तो 1 से लेकर 15 तक की सम संख्या कौन है, एक तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14। 15 तो सम संख्या है नहीं, तो 1 से लेकर 15 तक की सम संख्या इतनी है। अब इन्हीं का हमें निकालना है मेरे प्यारों बच्चों समांतर माध्य। जब इनका समांतर माध्य निकालना है तो मैंने बताया है कि समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है कि दी हुई संख्या का योगफल, मतलब जितनी भी संख्या दी हुई है उनका योगफल कीजिए। तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 और +14, दी हुई संख्या का योगफल बटे में कुल संख्या। तो टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल संख्या 7 है, तो 7 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ पे समांतर माध्य निकल के क्या आएगा, तो समांतर माध्य निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, जोड़िए इनको। तो 4 और 2 6, 6 6 12, 12 8 20 10 30, और 30 और 12 कितना होता है 42, और 42 और 10 कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, 42 10 52, 52 4 56, कितना हो गया 56, 56, और बटे में हो गया 7। तो 7 से कटा दीजिए, तो 7 वाटे 56। तो समांतर माध्य कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 8 जो है समांतर माध्य आ गया। तो 8 देखिए दिया है, तो बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हो कि बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए 8 दिख रहा है ना। चलिए इस प्रश्न को भी हमने बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 14 देखिए। प्रश्न नंबर 14 क्या है, प्रश्न नंबर 14 है कि एक साधारण पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यह भी प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए प्रायिकता का। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। कह रहा है कि एक पासे को एक बार फेंक कर 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखेंगे कि पासे को अगर हम एक बार फेंकते हैं, देखिए पासे को लिखेंगे, पासे को एक बार फेंकने पर, पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणाम, सभी संभव परिणाम कितना होगा, अभी मैं बताता हूं आपको। सभी संभव परिणामों की संख्या, सभी संभव परिणामों की संख्या। अब आप यही बताओ कि अगर एक पासा है, अगर एक पासे को अगर आप फेंक रहे हो एक बार, तो सभी संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, तो आप कहोगे 6 होगा। सभी संभव परिणाम क्या होगा 6, क्योंकि पासे में 6 पॉइंट होते हैं। या तो पासे को फेंकोगे तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6, क्योंकि 6 फलक होते हैं उसके। तो पासे को एक बार फेंकने पर सभी संभव परिणाम 6 हो सकते हैं। लेकिन हमसे पूछा है कि 3 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो हमसे पूछा क्या है कि 3 से बड़ी, अगर हम 3 से बड़ी संख्या देखें तो 3 से बड़ी संख्याएं, तो 3 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, एक 4, एक 5, एक 6। तो 3 से बड़ी संख्या 4 5 6। तो ये आपका 3 से बड़ी 4 5 6, ये जो है यह अनुकूल परिणामों की संख्या है। यह जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों अनुकूल परिणामों की संख्या मालूम चली गया, सभी संभव परिणाम मालूम चली गया, तो प्रायिकता बिल्कुल हम लोग सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, बात आपको भी मालूम है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता बराबर क्या फॉर्मूला कहता है,
परिकता ये कहता है अनुकूल परिणामों की संख्या। क्या कहता है? अनुकूल परिणामों की संख्या। परिणामों की संख्या। और बटे में क्या होता है? सभी संभव परिणाम। सभी संभव परिणाम। ठीक है। अब हम करेंगे क्या? अब वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा? अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है टोटल मेरे प्यारे बच्चों? 3। सभी संभव परिणाम कितने हैं टोटल? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2 जो है वो आ गया मेरे प्यारे बच्चों प्रायिकता। बिल्कुल डिटेल में समझाया हूँ कि ताकि यह प्रश्न दोबारा जब आए तो उसे सोचने समझने की जरूरत ना पड़े, तुरंत आंसर इसका दे पाओ आप। तो 1/2 मतलब बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों दो संख्याओं का योगफल 8, उनका अंतर 2 है, तो संख्याएं पूछा है। तो हमें तो दो संख्या मालूम है नहीं, तो हम लोग मान लेंगे कि माना पहली संख्या। माना पहली संख्या। तो माना पहली संख्या, तो पहली संख्या को आप मान लीजिए x। पहली संख्या को आपने क्या मान लिया? x मान लिया। इसी तरह दूसरी संख्या भी। तो दूसरी संख्या को अगर आप मानते हो तो दूसरी संख्या को y मान लो। अगर एक को आपने x मान लिया है तो दूसरे को आप y मान लो। तो पहली संख्या x और दूसरी संख्या को y मैंने मान लिया। अब मेरे प्यार बच्चों दो संख्याओं का योगफल 8 है, तो प्रश्नानुसार क्या होगा? दो संख्याओं का योगफल 8 मतलब x प्लस वाई, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ रहा है। कह रहा उनका अंतर 2 है, मतलब x में से y घटाऊंगा तो 2 आ रहा है। ठीक है। तो योगफल 8 है और यहाँ पे अंतर क्या है मेरे प्यार बच्चों? 2 है। अब दो समीकरण बन गया मेरे प्यार बच्चों। ये समीकरण पहला बन गया, ये समीकरण दूसरा बन गया। तो हल कर दीजिए। तो देखिए क्या है? x प्लस वाई बराबर 8 और एक दे रखा आपको x माइनस वाई बराबर 2। तो देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में है, तो जोड़ने पर काम हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा जोड़ने पर। तो जोड़ने पे क्या होगा मेरे प्यार बच्चों कि प्लस का y जो है माइनस का y दोनों कैंसिल हो जाएगा। x x जोड़ोगे तो हो जाएगा मेरे प्यार बच्चों 2x बराबर, और 8 और 2 जोड़ोगे तो हो जाएगा यह 10। यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालना चाहें तो x बराबर क्या हो जाएगा? 10/2 हो जाएगा। तो कटा दीजिए। 2 से कटाओगे तो 2 पाँचे 10। तो x बराबर 2 पाँचे 10, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो x बराबर मेरे प्यार बच्चों 5 आ गया। अब इस x का मान आप चाहो तो समीकरण पहला में रख दो, आप चाहो तो समीकरण दूसरा में रख दो। तो आप किसी में भी रख दीजिए, तो पहला में ही रख दो। तो x का मान जब पहला में रखोगे तो x प्लस 8 बराबर x प्लस वाई बराबर 8, यही तो है समीकरण पहला। इसमें x बराबर 5 रख दो तो यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस वाई बराबर 8। अब यहां से जब y निकालोगे तो y बराबर 8 प्लस 5 उधर जाएगा तो माइनस के 5। तो यहाँ पे y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 8 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 3। तो y बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 आ गया। तो x बराबर 5, y बराबर 3 आ गया। चलिए देखिए x बराबर 5, y बराबर 3। तो हल कैसे लिखा जाता है? पहले x लिखा जाता है फिर y लिखा जाता है। तो x का वैल्यू 5 आया था और y का मान 3, मतलब 5 का मान 3। 5 का मान 3 मतलब बी वाला ऑप्शन। यही तो है, और कहीं दिख रहा है कुछ भी? तो 5 और 3 हल आ गए इसके। चलिए क्लियर है, अभी प्रश्न समझ में आ गया अच्छे तरीके से आप लोगों को? मेरे प्यारे बच्चों किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो कमेंट जरूर करना। 16वां प्रश्न देखिए क्या है? 16वां प्रश्न दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों कि बिंदु -3, 4 की यस अक्ष से दूरी। मेरे प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, एस अक्ष से दूरी क्या होता है? जैसे बिंदु आपको दिया है -3, 4, तो -3, 4 में ये जो -3 है इसे हम लोग बोलते हैं भुज। क्या बोलते हैं? भुज बोलते हैं। और जो ये 4 है उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कोटि बोलते हैं। कोई भी निर्देशांक अगर लिखते हैं तो भुज कामा कोटि के रूप में ही लिखा जाता है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा है यस अक्ष से दूरी। जब भी आपसे पूछे प्रश्न यक्ष अक्ष से दूरी, तो यक्ष अक्ष से दूरी जब भी पूछे तो इसका आंसर होगा कोटि। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? कोटि होगा इसका आंसर। अगर आपसे पूछे वाई अक्ष से दूरी, ठीक है,
y अक्ष से अगर दूरी आपसे पूछे तो आप आंसर क्या दोगे मेरे प्यारे बच्चों? भुज। आप आंसर क्या दोगे? भुज दोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पूछा है कि बिंदु -3 का मान 4 की यक्ष अक्ष से दूरी। तो यक्ष अक्ष से दूरी मतलब कोटि। कोटि का मान कितना है? 4। इसलिए सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सी लॉजिक है, आप कभी भूल नहीं पाओगे इसको। वही अगर वाई अक्ष से दूरी पूछता तो भुज मतलब -3 हो जाता। क्लियर है? चलिए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है? प्रश्न नंबर 17 मेरे प्यारे बच्चों यह दे रखा है कि एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक 5 और -3 है। तो मेरे प्यारे बच्चों शून्यक दे रखा है। शून्यक दे रखा है कि एक तो 5 है और एक आपका -3 है। और द्विघात बहुपद पूछा है कि द्विघात बहुपद बताइए कि द्विघात बहुपद क्या होगा। तो देखिए द्विघात बहुपद अगर ज्ञात करने के लिए बोले, शून्यक देते द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोले तो एक फार्मूला होता है, उसको आपको याद करना पड़ेगा कि द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है कि जब शून्यक दे रखा हो और द्विघात बहुपद पूछे तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग। यहां पर लिखेंगे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कोष्टक बंद फिर यक्स का गुणा कर देंगे इसमें, फिर लिखेंगे बीच में प्लस शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों जब आपको शून्यक दे रखे हो द्विघात बहुपद पूछे तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दो शून्यक दे रखा है, एक तो 5 एक -3। ठीक है, तो इस 5 को मैं अल्फा मान लेता हूं और इस -3 को मैं बीटा मान लेता हूं। तो एक शून्य को मैंने अल्फा मान लिया, एक शून्य को मैंने बीटा मान लिया। द्विघात बहुपद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कितना सिंपल है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, फिर एक्स, फिर प्लस शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यही तो होगा। अब वैल्यू आप रख दीजिए मेरे प्यार बच्चों। तो वैल्यू अगर रखोगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू कितना है? 5 और प्लस बीटा का वैल्यू -3। तो ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो हो जाएगा 3, फिर एक्स, फिर बीच में प्लस लगाइए। शून्यकों का गुणनफल अल्फा का वैल्यू है 5 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है? -3। तो यहां से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 5 में से 3 जाएगा तो 2, 2 को गुणा एक्स में होगा तो हो जाएगा 2x, प्लस गुणा माइनस में होगा तो माइनस, और 5×3 = 15। तो यहाँ पे जो द्विघात बहुपद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 आ गया। देखिए ऑप्शन में दिया है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप देखो बी वाला एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस कितना आ गया? 15। तो प्लस के 15 नहीं, दोनों माइनस में है। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसलिए सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि ये भी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो देखिए कितना सिंपल है, बस फार्मूला अगर आपको मालूम है तो सिंपल आप इस क्वेश्चन को करके चले आओगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। देखिए प्रश्न नंबर 18 क्या दे रखा है? प्रश्न नंबर 18 है कि 2x प्लस 3y बराबर 18, फिर एक दे रखा है x माइनस 2y बराबर 2 को हल करने पर हमें प्राप्त होगा। जब इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? देखिए कैसे इसको हल करेंगे, पहले समीकरण को नोट कीजिए। यहाँ पे दिया है आपको 2x प्लस 3y बराबर 18 दे रखा है, और एक मेरे प्यार बच्चों क्या दे रखा है? एक आपका है x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है। अब हमें करना क्या है मेरे प्यार बच्चों कि इस जब भी समीकरण हल करते हैं तो या तो x का वैल्यू बराबर होना चाहिए या तो y का वैल्यू बराबर होना चाहिए, और दोनों में से कोई बराबर है नहीं। तो अगर यहाँ पे 2x है और इसको भी 2x अगर आपको बनाना है तो इस पूरे के पूरे समीकरण में 2 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे तो 2 का गुणा x में करोगे तो 2x, अब माइनस 2 दूनी के 4y बराबर 2 दूनी के 4। अब देखिए ये भी 2x हो गया, ये भी 2x हो गया। तो ये आपका समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण आप लोगों का तीसरा हो गया। इसको आप पहले दूसरा था, तो समीकरण दूसरा में 2 का गुणा करने पे हमें समीकरण तीसरा प्राप्त हो गया। अब हम समीकरण पहला और समीकरण तीसरा को हल कर देंगे। ये भी आपका प्लस में, ये भी आपका प्लस में, दोनों प्लस में मेरे प्यारों तो घटाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे कि समीकरण एक में से सिंपल समीकरण 3 को घटा दीजिए आप, क्योंकि दोनों प्लस में है तो घटाना है मेरे प्यारे बच्चों।
तो आप कहोगे कि 2x प्लस 3y बराबर 18 दे रखा है, और नीचे आपका समीकरण तीसरा घटाना है। ठीक है, मतलब 2x माइनस 4y बराबर 4 घटाना है। तो मेरे प्यारों से जब घटाते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो ये जो अब प्लस 2x है ये अब माइनस हो जाएगा, ये माइनस 4y है ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस 4 जो है ये माइनस हो जाएगा। ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे। तो अब ये नया चिन्ह हो गया -2x, तो -2x और +2x ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और +3y या +4y मिलके +7y हो जाएगा बराबर +18 -4, मतलब 18 में से 4 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 14। ठीक है, तो यहां से अगर हम y का वैल्यू निकालें तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 बटे कितना हो जाएगा, 7। तो 7 दूनी के 14, y बराबर कितना आ गया मेरे प्यारों, 2। जब y बराबर 2 आ गया, इस y का मान आप या तो समीकरण पहला में रख लो, या तो समीकरण आप दूसरा में रख लो, या तीसरा में रख लो। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी में भी रखोगे आंसर मिल जाएगा। मैं समीकरण दूसरा में ही रख देता हूँ। समीकरण दूसरा था x माइनस 2y बराबर 2, यही तो था। तो यहाँ y बराबर 2 रख लेना, तो x माइनस 2 गुणे y आ गया। तो y की जगह आप 2 रखोगे बराबर 2, तो हो जाएगा x माइनस 2 दूनी की कितना होता है, 4 बराबर हो गया मेरे प्यारे बच्चों 2। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 -4 उधर जाएगा तो प्लस के 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x बराबर 4 और 2 मिलकर हो जाएगा 6। ठीक है, तो x बराबर 6, y बराबर 2 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। देखिए x बराबर 6, y बराबर 2, तो x बराबर 6, y बराबर 2, बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आएगा मेरे प्यारों, 100% समझ में आएगा। चलिए प्रश्न नंबर 18 भी हमने अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या किया, कंप्लीट कर दिया। चलिए मेरे प्यारों बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। देखिए प्रश्न नंबर 19 क्या है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा बराबर क्या होगा। अब मेरे प्यार बच्चों ये भी प्रश्न सिंपल है। जब आपको दे रखा है कि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दे रखा है और थीटा का मान पूछा है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि cos 3 थीटा का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1। यह जो 2 गुणा में था इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे प्यार को ध्यान से समझना है, अगर ये cos 3 थीटा है, cos 3 थीटा, तो इधर भी cos लिखिए। तो cos कितना अंश का मान 1/2 होता है, cos कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, आप कहोगे cos 60 डिग्री का मान। तो cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। अब यहां से आप cos से cos को क्या कर दोगे, कैंसिल। तो इधर बच गया 3 थीटा और बराबर इधर बच गया 60 अंश। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 60/3 काट दीजिए, तो थीटा बराबर 20 3 60, 20 डिग्री। तो थीटा का मान कितना आ गया, 20 आ गया। बताइए कितना ज्यादा सिंपल है, इससे भी ज्यादा सिंपल आपको चाहिए, नहीं बिल्कुल नहीं। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, किसी बच्चे को डाउट बताइए, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20वां देख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न नंबर 20वां है कि यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य अगर हम बात करें तो 20.5, माध्यिका की अगर हम बात करें तो 20 है, तो उसका बहुलक क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न भी बहुत ज्यादा सिंपल है, एक फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, सिंपल है कि बहुलक बराबर एक फार्मूला अगर आपको याद है तो काम बन जाएगा। बहुलक बराबर फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे माध्यिका, क्या होता है, 3 गुणे माध्यिका होता है, और -2 गुणे माध्य होता है। यह मेरे प्यारे बच्चों ये होता है आपके बहुलक का फार्मूला। तो देखिए आपको माध्य आपको दे रखा है 20.5, माध्यिका आपको दे रखा है, बहुलक पूछा है। तो बहुलक बराबर मेरे प्यारे बच्चों 3 गुणे माध्यिका, तो माध्यिका आपको दे रखा है कितना, 20, -2 गुणे माध्य, माध्य भी दे रखा है आपको 20.5 दे रखा है। अब हल कीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 20 तिहाई 60, अब माइनस 20.5 का गुणा जब 2 में आप करोगे तो 20 दूनी की 40 से 41 हो जाएगा। ठीक है, 60 में से 41 घटा दोगे तो आपका 19 हो जाएगा। तो 19 जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या आ गया, बहुलक आ गया। क्या आ गया, बहुलक आ गया 19, और यही आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में दिया है 19 मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल देखिए यहाँ पे सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो गया। अब मेरे प्यारों को ध्यान से आप इस बात को समझिए, यहाँ पे मैंने खंड अ के 20 ऑब्जेक्टिव सब बहुत अच्छे से करा दिया। अब कल वीडियो मेरे प्यारों को खंड ब का आएगा, खंड ब के सारे क्वेश्चंस करा दूंगा बिल्कुल डिटेल में। बस लगातार आप मेरे चैनल पे बने रहिए, बस चैनल को सब्सक्राइब की रहिए। जितना पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा डिटेल में आप लोगों को समझाता चलूंगा।
इससे बाहर एग्जाम में आपके नहीं आएंगे। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।